अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है लेट्स कनेक्ट और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आईटी की फील्ड से है और फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, कराची से ताल्लुक रखते हैं और कराची को खास अहमियत देते हैं। कनेक्ट 2.0 जो कराची के आरजे मॉल में लॉन्च किया गया है, आज वो यहाँ दौरे पे तशरीफ लाए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ मिनट्स देते हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहेंगे, सैयद अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप टू द मार्क है और लोग तरक्की कर रहे हैं? आप बुलंद, अगर सच और हक के हवाले से बात करूं तो मुझे जब से मैंने वजारत संभाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, आईटी के हवाले से बहुत सारे मुश्किलात पेश आई हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज हम जिसे कहते हैं 2023 में रहते हैं, लेकिन आज भी जो हमारे जो जो जिसे कहते हैं कि बाबू हजरात हैं, जो एफबीआर में बैठे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं या अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उनके जहन में आज भी आईटी के हवाले से वो परसेप्शन नहीं जो कि हमारे दूसरे ममालिक में मौजूद है। वो आज भी आटा, दाल और चावल बेचकर समझते हैं कि हम डॉलर कमाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। हमने नई परसेप्शन लेकर आए हैं, हमने लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये दुनिया बदल चुकी है। अगर आप आईटी की इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करेंगे, आईटी की इंडस्ट्री में क्या है, आज अगर आप किसी स्टार्टअप को देखते हैं तो उसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसे कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए होती है। वो एक छोटे से कमरे में लेकर अपना लैपटॉप बैठ के काम कर सकता है, एक स्मार्टफोन पे भी काम कर सकता है, और वो तन तना मैं समझता हूँ कि महीने में $5,000 $10,000 कमा के पाकिस्तान के ला सकता है। तो होना क्या चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या कर रही है कि हमारी ख्वाहिश है कि इन तमाम जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ पर हर्डल्स नज़र आते हैं, उनको कन्विंस किया जाए, उनको मेक श्योर कराया जाए कि आईटी को प्रायोरिटी बेस पे लेकर के उनके लिए फैसिलिटेट कराया जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से मैं समझता हूँ कि हर मिनिस्ट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, उनको कन्विंस कर रहे हैं। बट आई एम ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान। हर मौके पर, हर जगह पर उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आईटी के हवाले से कहा जाता है कि अगर नौजवान नस्ल को स्टार्टअप्स अच्छे मिल जाएं, इंक्यूबेशन सेंटर्स अच्छे मिल जाएं, तो आगे जाके वो बहुत तरक्की कर सकते हैं आईटी की फील्ड में। इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो स्टार्टअप एक बुनियादी चीज़ है। बड़ी बड़ी जितनी भी वर्ल्ड की आईटी कंपनियां, उन्होंने सब ने स्टार्टअप से लिया है। मैं पाकिस्तान की सिर्फ 2-3 मिसालें दे देता हूँ कि जब से मैंने वजारत संभाली है, पाकिस्तान में से 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर थे। 4 हमारे मुख्तलिफ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और एक इस्लामाबाद में। चूँकि मेरा विजन है कि हमें 2050 में क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, हमने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट 2 चीज़ों में किया। पहली चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि हमने इंक्यूबेशन सेंटर पे कंसंट्रेट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वजारत संभाली थी तो 5 इंक्यूबेशन सेंटर थे। आज इस मुल्क के अंदर 9 इंक्यूबेशन सेंटर है। हमने एक हैदराबाद में कायम किया, एक फैसलाबाद में कायम किया, एक हमने गिलगित में कायम किया, और आखिरी जो मेरा ख्याल है कि इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक हम इसे ओपनिंग कर देंगे, वो रावलपिंडी में कराया जाए। रावलपिंडी में भी जो हम काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं लोगों की सोच से बालातर है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि रावलपिंडी में हम सब हजरात जाते हैं। पहले रावलपिंडी एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम देते थे। हमने एयरपोर्ट वालों से बात की, उनसे कहा कि आप ये जगह हमें कोई भी जगह दे दें। उन्होंने हमें डिपार्चर लॉन्च दिया। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पाकिस्तान एयरपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया। अब हम वहाँ पे एरो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। तो हमारा विजन मौजूद है। इसी तरीके से जहाँ तक आपने कहा है कि स्टार्टअप के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बाइकिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बाइकिया का शुमार जैसे कि चंद नौजवानों ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के अंदर वो काम कर रहे हैं। सेहत क्या नहीं हमारे दरमियान मौजूद है। इसके सामने मेरा ख्याल है अभी कुछ देर पहले मुझे उस नौजवान से मुलाकात हुई जो हुक्म जनाब के नाम से काम करता है। तो दे ऑल आर मेकिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। होता क्या है कि अगर 100 स्टार्टअप आते हैं, अगर उसमें 10%, 12% भी कामयाबी के मरहल तय करते हैं तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की ख्वाहिश है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें फैसिलिटेट करें और उन्हें फाइनेंस भी करें। ठीक। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आईटी एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत रखती है, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे ममालिक से बहुत कम है। क्या वजह है सर? कैसे आईटी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है?
हाँ बुलंद, आपने बहुत अच्छी बात की है। होना क्या चाहिए था कि हमें आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब हम देख रहे थे कि यूरोपीय ममालिक में, नॉर्थ अमेरिका में या हमारे पड़ोस के मुल्क में आईटी के हवाले से काम हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस पैमाने पर काम नहीं हुआ। मैं आपका टीवी चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जाता, बिलखसूस कराची में नंबर 1 चैनल का शर्फ शुमार होता है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आज से 3 साल पहले, यानी 2.5 साल पहले जब मैंने वजारत संभाली, उससे पहले खालिद मकबूल भाई थे, तो पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट जो था $1 बिलियन था। $1 बिलियन $1 बिलियन। और आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो पिछले साल जून में जब हमने क्लोज किया है, $1 बिलियन से बढ़ाकर $2.6 बिलियन कर, माशाल्लाह, तालियां। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 100% प्लस हुआ। रीजन बिहाइंड कि हमारा विजन था, हमें पता था कि मैं अपने नौजवानों को कैसे काम कर सकता हूँ, उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो इसके साथ साथ क्या है, अगला टारगेट क्या रखा, हमने प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू की है, हमने कुछ फैसिलिटेशन आईटी इंडस्ट्री के लोगों को कर रहे हैं, स्टार्टअप को कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि अगले चंद सालों में जो मैं 1 बिलियन से लेकर 2.6 बिलियन पे लेके गया, इंशाल्लाह ताला अगले चंद सालों में इसे $15 बिलियन तक लेकर जाना इंशाल्लाह हमारा विजन है। इंशाल्लाह ताला इससे जरूर हासिल करेंगे। अमीन भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे इदारे जो कि लोगों के स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको मिनिस्ट्री क्या सपोर्ट फराहम कर सकती है? देखिए, जैसे कनेक्ट 2.0 है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्टार्टअप के लिए, कैबिन्स भी हैं, वर्क स्टेशंस भी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आईटी की फील्ड में काम कर सकें। आपकी मिनिस्ट्री की जाने से क्या? सबसे पहले तो मैं कनेक्ट 2.0 को जबरदस्त, उनकी टीम को जबरदस्त फराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने शहर कराची के नौजवानों को इंगेज किया है, स्टार्टअप को यहाँ पर लेकर आए, नए नए आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं, और फिर उन्हीं नौजवानों में से कोई जो है, मेरा ख्याल है मिलियंस एंड मिलियन डॉलर का कारोबार कर रहा होगा, और ये नौजवान आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का ताल्लुक है, हमने जिस तरह कहा कि हमने पहले 5 के बजाय अब 9 इंक्यूबेशन सेंटर इस मुल्क में काम कर रहे हैं। ये नौजवान हैं, मेरा ख्याल है ये हमारे इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारे एनडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में कायम है, और अगर इंटीरियर सिंध के हैं तो वो सिंध यूनिवर्सिटी के साथ हैदराबाद शहर में मौजूद है। वहाँ पे जा सकते हैं, अपने आइडियाज़ फ्लोट कर सकते हैं, उनको मेंटरशिप भी की जाएगी, उनको फाइनेंस भी किया जाएगा, और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकेगा हम उन्हें ग्रूम भी करके आगे की तरफ भी लेकर जाएंगे। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि क्या स्कोप देखते हैं इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री आज की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है। अब हमें इस पर मुकम्मल तौर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की हमें ब्लेसिंग मिल चुकी है। हमारी ख्वाहिश क्या होगी, 2 चीज़ें मैं आपके सामने इस मौके से फ़ायदा उठा के रख देता हूँ कि अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का विजन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का विजन है स्मार्टफोन फॉर ऑल। हमने एक विजन रखा, और फिर हमने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उस पर अमल कराने की कोशिश की। मसलन आज से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन अगर देखा जाए तो 1989 से आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी अफसोस की बात होती है, शर्म की महसूस होता है कि तकरीबन 30-35 साल गुजर के किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कराई जाए। इट वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम अंडर माई लीडरशिप। हमने जब वजारत संभाली, पहला काम किया गया कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को हमने इंट्रोड्यूस कराया। हमने ईसीसी से अप्रूव कराया, कैबिनेट से अप्रूव कराया 2020 में, और जून 2020 में पार्लियामेंट से भी अप्रूव कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है। नोकिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुका है। सैमसंग ने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगा ली है। मेरा विजन क्या, जब मैं कहता हूँ स्मार्टफोन फॉर ऑल, तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। मेरे औरंगी टाउन का बच्चा हो, मेरे सुरजानी टाउन का बच्चा हो, लड़काना का बच्चा हो, या फाटक एरिया का हो, राजनपुर का रहने वाला हो, डेरा बुक्टी का हो, वो तमाम लोगों के हाथों में स्मार्टफोन मौजूद होना चाहिए। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप बाहर से स्मार्टफोन मंगाते थे तो वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का पड़ता था। अब जब से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, बुलंद यू विल बी ग्लैड टू हियर कि वो 18,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का स्मार्टफोन मिल रहा है। ये मेरा बच्चा अपने घर से बैठ करके भी जैसे कहते हैं डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलक हो सकता है। मैं उनको वो जिसे कहते हैं कि फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो माहौल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नौजवान, मेरे तालिब इल्म जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से अपनी प्लानिंग कर सकें और अपने घर बैठ के ई स्कूलिंग, ई एग्रीकल्चर, ई बैंकिंग कर सकें। अच्छा सर, जो एक आईटी से रिलेटेड इदारे की रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे अहम जो रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। बदकिस्मती से हमारे अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती।
इस किस्म के जो इदारे हैं जैसे कनेक्ट 2.0 है, क्या मिनिस्ट्री इस बात को इंश्योर कर सकती है कि कम से कम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि अर्जा रेट्स पे मौजूद हो, वो आईएसपीज को इस बात पे पाबंद किया जाए कि वो कम से कम इस किस्म के इदारों को बहुत स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स पे इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करें और इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर करें। देखिए, इस सिलसिले में मिनिस्टर ऑफ आईटी का एक स्लोगन है मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, यानी जिसके पास कनेक्टिविटी हो मीनिंगफुल कनेक्टिविटी होना चाहिए। और अगेन हमने पिछले 3 सालों में मिनिस्टर ऑफ आईटी ने उसके ऊपर बड़ा कंसंट्रेट किया है। अगर मैं कराची देखता हूँ, लाहौर देखता हूँ, पेशावर देखता हूँ, कोटा, सियालकोट, फैसला, जो बड़े शहर हैं, एज सच मुझे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाते हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नज़र आती है। आज जो मेरे नौजवान यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी उनको लाजमी चाहिए होगा। और अगर ये कनेक्टिव ये अगर जैसे मैंने बाइकिया की मिसाल दी है, मैंने शहर के आने की मिसाल दी है, या मुख्तलिफ जो लोग आईटी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारी क्या ख्वाहिश है कि कनेक्टिविटी पे कंसंट्रेट किया जाए। हमने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये पिछले 3 सालों में 70 न्यू प्रोजेक्ट हमने शुरू कराए, दैट कॉस्ट 65 बिलियन, 65 बिलियन की लागत से इस पाकिस्तान के सेकंड टियर ऑफ द सिटी एंड थर्ड टियर ऑफ द सिटी, वहाँ पे हम कनेक्टिविटी में ब्रॉडबैंड पे काम करेंगे। उन तमाम जगहों पर फाइबर ऑप्टिक बिछाया जाए, उन जगहों पे 3G और 4G की कनेक्टिविटी चाहिए। बल्कि सच्ची बात है 3G नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 4G की कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे फाइबर ऑप्टिक चाहिए, ताकि तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी की वजह से आपने कहा कि मीनिंगफुल कनेक्टिविटी होना चाहिए। हम इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये अब आप देखेंगे कि आपको इंशाअल्लाह ताला अगले चंद महीनों में बेहतरी नजर आएगी। जहाँ तक आपने कहा कि फ्यूल का बढ़ जाना या मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों बढ़ जाना, अनफॉर्चुनेटली मेरे कंट्रोल में नहीं, मिनिस्टर ऑफ आईटी के कंट्रोल में नहीं, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है। सर 5G कब देख सकते हैं पाकिस्तान में? अगेन जब मैं अपने यूरोप को देखता हूँ, नॉर्थ अमेरिका को देखता हूँ, वहाँ मैंने देखा कि 5G भी बड़े शहरों में शुरू हो चुका है, बल्कि अब 5.5 और 6G की तरफ भी बात की जाए। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मिनिस्टर ऑफ आईटी हम हर महीने बाकायदगी के साथ इजलास करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च कर दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। माशाल्लाह। सर 1-2 लास्ट आपसे क्वेश्चंस करना चाहूंगा। एक तो ये कि कोई भी इदारा हो, स्टार्टअप हो, चाहे वो SME हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, फाइनेंस सरमाए की जरूरत होती है। लोगों के पास दिमाग है, सरमाया नहीं है। सर सरमाए को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए? बैंक्स को आप कुछ हिदायत दे सकते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो CSR के तौर पे कर्ज हंसना प्रोवाइड करें? बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं सर दुनिया में, जहाँ पे स्मॉल लोन्स के जरिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे NIC मौजूद है, फिर हमारा एक डिपार्टमेंट इग्नाइट भी है जो फंडिंग भी करता है। इस हवाले से आइडियाज़ आए, हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पे रब्ता रखें, इग्नाइट के साथ रब्ता रखें, और जो आइडियाज़ हम समझते हैं और जो वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो ये समझते हैं कि चीज़ों को आगे लेके जाया जा सकता है, तो यकीनन हम उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस भी करेंगे, ग्रूम भी करेंगे। सर अब आप नून लीग की हुकूमत के साथ हैं, कराची में लैपटॉप यूथ की जो स्कीम है वो कब हम देख सकेंगे कि हमारे नौजवानों को भी लैपटॉप्स दिए जा रहे हों? देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लैपटॉप इज़ नॉट द इशू। जैसे मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, टेलीफोन स्मार्टफोन की कीमतें कम हो रही हैं, मीनिंगफुल कनेक्टिविटी जो मेरी जिम्मेदारी थी, हम उसको जिसे कहते हैं तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के भी ताल्लुक था, हमने कोशिश की कि अभी कराची शहर में, हैदराबाद शहर में, और एक हम लाहौर में भी करेंगे, पेशावर में भी करेंगे। हम इन 2 शहरों में ऑलरेडी हमने तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लैपटॉप तकसीम किया है उन लोगों को जो A+ ग्रेड के नौजवान थे, उनको तकसीम किया। और अभी प्राइम मिनिस्टर स्कीम में भी ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। यकीनन इसके लिए तमाम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि तमाम शहर मेरे अपने शहर हैं, उन तमाम शहरों में इंशाअल्लाह लैपटॉप को भी स्कीम को आगे बढ़ाया। सर इंटरनेट कंपनीज के लाइसेंस खोले जा रहे हैं, मजीद कंपनीज को दिया जाएगा? यस, मतलब हम बिल्कुल वाइड ओपन। सर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, बैन है, उसको कब तक उठाया जाएगा? आपने पाबंदी की बात की, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैं चाहूँगा कि लाजमी तौर पर इस पर TV पे शेयर करें कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ, आई रिपीट,
मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। जस्ट टेक द एग्जाम्पल, आज से क्या हुआ, 8 दिन पहले विकीपीडिया पे पाबंदी लगाई गई। इट वॉज मी, द मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, जिसने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं है। 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवर रिक्वेस्ट, उसको मेरा हाल है कि पाबंदी उठाई, एक कमेटी बनाई अंडर माय लीडरशिप। मेरे साथ नवेद कमर साहब भी थे और मिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब भी थे, दोनों बहुत ही ब्रॉड माइंड थे। हमने पीटीओ वालों को बुलाया और उनको मेक श्योर किया कि पाबंदी किसी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। डायलॉग डिस्कशन, आप उनसे बात करें, उनको समझाएं और मामला को हल करें। माजी में भी हमने देखा था 2013-14 में पूरा पाकिस्तान को पता कि यूट्यूब पे पाबंदी लगा दी थी। आज भी उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। 2020-21 में उस वक्त हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी। उस वक्त भी हमने कैबिनेट में एहतजाज किया था। विकीपीडिया पे पाबंदी सीवॉस पे से कब हट जाएगी पाबंदी? सीवॉस पे देखिए, जो वो रिन्यू भी नहीं हो रहा लाइसेंस। मैं कर रहा हूँ कि जो भी पीटी के साथ अगर कोई कंफ्यूजन मौजूद है तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ आईटी के पास भी आ सकते हैं। हम इन चीज़ों को देखेंगे कि अगर कहीं पे लीगल प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कनेक्ट 2.0 के प्लेटफॉर्म से देखने वालों को? आज के नौजवानों के लिए और आपके टीवी के तवज्जो से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि आईटी इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है। आज के नौजवान को जिसे कहते हैं नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, 3D प्रिंटिंग है, इनकी तरफ आना। अब मैं समझता हूँ कि वो जो रवायती हमारे यहाँ चला आ रहा था कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उससे निकल के आईटी इंडस्ट्री की तरफ आए और इंशाअल्लाह ताला अब इनके अंदर मैं समझता हूँ नौजवान आगे बढ़ेंगे, मुल्क की भी खिदमत होगी और साथ साथ वो उनकी जो तनख्वाहें होंगी वो अब वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की नहीं होगी, बल्कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, आपने ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम करना और टारगेट ये होना चाहिए कि मुल्क की खिदमत करना है, कौम की खिदमत करना है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को आईटी इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहरहाल यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए शो लेट्स कनेक्ट विद द कॉमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं असलान चांद नवाब। 40 शोबे ऐसे हैं जो रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं। जब कभी रियल एस्टेट के शोबे पे जवाल आता है तो वो 40 शोबे भी मुतासिर होते हैं। रियल एस्टेट के शोबे में दरपेश मसाइल के हल के लिए आबाद क्या किरदार अदा कर रही है, आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने मदऊ किया है वाइस चेयरमैन आबाद नदीम जीवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि दुनिया भर में रीरा का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में इसका निफाज किया जा रहा था, वो क्यों ना हो सका, और अगर रीरा का निफाज पाकिस्तान में हो जाता है तो किस हद तक बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रीरा का निफाज तो हो गया 2020 में और इस्लामाबाद में हुआ। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो इशू है वो ये है कि जैसे दुबई में ये नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो बाहर से लोग आते हैं और कंस्ट्रक्शन का जो भी काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा उनको बाउंड करने के लिए रीरा एक बेहतर काम करता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा दुबई में रीरा बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहा है और अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो अथॉरिटी है वो करती ये है कि एक कंसल्टेंट यानी एक बिल्डर कंसल्टेंट हायर करता है और सारा काम एक अथॉरिटी रीरा के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम ऑलरेडी 18 लोगों से एनओसीयां तो ले रहे हैं। अब हमारे साथ एक और इदारा कनेक्ट हो रहा है, तो ना होने की वजह ये हमारा जब ऑर्डिनेंस आ रहा था तो हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि भाई तमाम स्टेक होल्डर के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जैसा हमने कहा ठीक है आप रीरा ले आए, फिर हमें सिंगल विंडो भी दें, ताकि हमें दूसरे इदारों में ना जाना पड़े। आज हमें क्या होता है, हमें पोर्टल होने के बावजूद, आपको पता है आप पोर्टल हो गए एसबीसी, पोर्टल होने के बावजूद भी हमें मैन टू मैन कनेक्ट करना पड़ता है। पोर्टल बन गया, मिसाल के तौर पर पोर्टल हो गया तो वो पूरा कंप्यूटराइज होना चाहिए, मुझे हर इंफॉर्मेशन उस पर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये नहीं है। हमारा कोई भी मैप जो है वो पोर्टल पे तो जमा होता है, लेकिन उसके बाद उसे फॉलो अप करने हमें खुद जाना पड़ता है। तो रीरा जो आपने सवाल किया, अच्छी बात है रीरा यहाँ पर हो, लेकिन हमारी आबाद के प्लेटफॉर्म पे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रीरा के तहत हमें वन विंडो फराम किया जाए और वही इदारा हमें हर चीज की, यानी कि इलेक्ट्रिक हो गया, सुई गैस हो गया, वाटर कनेक्शन हो गया और फॉरवर्डिंग जो होती है वो उसी के थ्रू हो।
अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि रीरा के बारे में लोगों को मालूमात नहीं है। जैसा आपने बताया कि 2000 के अंदर इसका निफाज किया गया था, क्या ये निफाज हो गया? अगर हो गया तो इसके बारे में लोगों को मालूमात क्यों नहीं है? ऐसी कहाँ लैकनेस है, कहाँ पे ये लैकनेस हो रही है जो इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं दी जाती? देखिए अफसान, आपने जो सवाल किया, मैं एक और भी चीज ऐड करूंगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम आज से वो कानून जो है ना लागू कर देते हैं। देखिए दुनिया में कहीं भी कोई नई चीज आती है ना, तो उसकी एक्सरसाइज 1 साल पहले की जाती है और लोगों को अवेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आज से आपको कहूँ कि आज से आपने जो है ना इस रोड से गाड़ी नहीं एंटर करनी है, तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। हमें तो पहले कोई भी चीज करने से पहले हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हमें जो है IMF कहता है ये कर दो, तो हम जो है 2 महीने बाद वो पब्लिक को कहते हैं वो करना चाहिए। जब तक पब्लिक को उस चीज को यूज टू नहीं बनाओगे, आप पब्लिक को बताओगे नहीं कि इस ये रीरा में आपको किस तरह एंटर होना है, आपको बिजनेस किस तरह करना है, आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, नहीं बताओगे तो किस तरह करेंगे। देखिए कानून बनाना तो बहुत आसान है। आज हम कोई कानून ले जाते हैं, असेंबली में ले जाते हैं, पास करा लेते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आम आदमी को किस तरह करवानी, ये हमारा जो लैक है ना, इसको खत्म होना चाहिए। और आपने जो कहा कि लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग ना आने की वजह ये कि लोग डरते हैं कि 18 जगह से तो NOC लेते हैं, फिर हमारा 19वां दरवाजा खुलेगा, वहां से भी हमें NOC लेनी पड़ेगी। दूसरा ये होगा कि जब कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी पेमेंट भी वहां से रिलीज होगी, वो ओके करेंगे। और आपको पता ही है हमारे यहाँ निजाम क्या है, किस तरह हमें, बिल्कुल। तो इसलिए लोग डरते हैं। और मेरी आपके चैनल से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को अगर करना है तो पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट इस वक्त बहुत ही ज्यादा, मुल्क महंगाई की तरफ जा रहा है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट भी बड़ी महंगाई की तरफ जा रहे हैं, तो इस मटेरियल रेट में रोज बरोज इजाफे से आम आवाम पे क्या असर पड़ रहा है? देखें अरसान, आम आवाम पे ये असर पड़ रहा है, उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि कोई भी एक, जिस तरह आपने कहा आम आदमी एक घर लेने के लिए 4-5 साल 2 साल से प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं घर लूंगा। कोई प्लॉट ले लेता है कि यार मैं इस पे कंस्ट्रक्शन करूंगा और मेरे पास ये सेविंग है, मैं इसमें फिर जो कंस्ट्रक्शन करूंगा। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि जो 1 साल पहले 3,500 से 3,500 रुपए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो आज की तारीख में स्टील और सीमेंट के रेट बढ़ने से 5,500-6 हजार रुपए क्रॉस कर रहा है। अब आम आदमी जो जहन बनाता है कि यार मैं अपना काम इसमें करूंगा, बेचारा सेविंग भी करता है, उसका पूरा बजट ही आउट हो जाता है, वो नहीं मीट कर पाता। बहुत से एरिया ऐसे हैं जो बेचारे प्लॉट लेके बैठे हुए, अब आज की तारीख में मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ वो बेचारे मकान ही नहीं बना सकते। इसमें हुकूमत को इनिशिएट लेना चाहिए। जैसे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमने पिछले 2 हफ्ते से स्टील की स्ट्राइक की हुई है, जो कंटिन्यू हमारी जा रही है। सही। हम ये चाहते हैं कि वो उस रेट पे लेकर आए जिस रेट पे उनको कॉस्ट हो रही है, और जो भी उनका प्रॉफिट है 10 रुपए 15 रुपए, उसके बाद वो सेल आउट करें। देखिए बिल्डर तो क्या करेगा, बिल्डर 6 महीने बाद 8 महीने बाद कुछ भी करके अपना काम तो उसको करना है, वो क्या करेगा, वो आम आवाम पे पास ऑन करेगा ना। मिसाल के तौर पे आज की अगर 1 साल पहले जो शख्स एक अपार्टमेंट जो 40 लाख का ले सकता था, अब अगर कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट होगी 60 से 65 लाख में, वो किस तरह उसको मीट करेगा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी लोग जो हमारे यहाँ घरों की शॉर्टेज है, 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, मेरे ख्याल से वो शॉर्टेज बढ़ती जाएगी और लोगों का बाइंग पावर जो है वो और कम होता जाएगा। नदीम साहब, ये तो बात थी कि एक आम आवाम के ऊपर महंगाई का असर पड़ रहा है मटेरियल रेट बढ़ने पे, लेकिन ये मटेरियल रेट बढ़ने से रियल एस्टेट के शोबे को किस तरह से तबाह किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, जैसे हुकूमत कहती है ना कि रोटी कपड़ा और मकान, हम हमेशा आबाद के प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि ये काम आप छोड़ दें, ये काम बिजनेसमैन करेंगे। जब बिजनेसमैन को आप बिजनेस मौके देंगे तो जॉब भी क्रिएट होंगी, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो वो अपने वसाइल से वो रोटी भी खरीदेगा, वो मकान भी खरीदेगा, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम उनको फैसिलिटी नहीं करेंगे, देखिए ना, अब एक छोटी सी मिसाल है, मैं आपको एक ऐड करता हूँ क्योंकि हम और आप मिसाल से समझते हैं। अच्छी बात है।
देखें, पॉलिटिकल में कोई हमारा ना किसी से पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन आप देखें एक इत्यादि नाराज होता है तो हमारे वजीर आजम भी उसके पास पहुंच जाते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा आज नुकसान हो रहा है, आज 2 हफ्ते से हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ना कोई हमारे पास मिनिस्टर आ रहा है, ना हाउसिंग का कोई मिनिस्टर आ रहा है कि भाई आपको क्या तकलीफ है हम उसको दूर करते हैं। मैं समझता हूँ इनको और आपके चैनल से मैं एक और भी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 2 जो है फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए, एक IMF के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए, कि वो देखिए किसी का काम नहीं रुकता। सही। देखिए हम भी मिसाल के तौर पे 18 डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, हमारी एनओसी सब कुछ करते हैं, हम क्लाइंट भी डील कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट को ये नहीं कहते कि जी हम एनओसी के लिए कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे मिनिस्टर को भी ये होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, वो IMF से डील करे, किसी से भी करे, बिजनेसमैन को टाइम दे। जो लोग आपकी बिजनेस इकोनॉमी लेके चल सकते हैं, जो आपको मेंटली भी रिलैक्स कर सकते हैं, आपको टैक्स में हेल्प कर सकते हैं, आपको बिजनेस की एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं, आपको यानी जॉब्स में हेल्प कर सकते हैं, कि आपको ना जॉब्स क्रिएट करनी है। हमारी इंडस्ट्री वो है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि 40 इंडस्ट्रियां मुतासिर होती हैं, तो सिर्फ हमारा काम बंद नहीं होता, टाइल वाले इफेक्ट होते हैं, फर्नीचर वाले इफेक्ट होते हैं। उसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि देखें हम और आप बहुत से नॉर्मल टाइप के लोग हैं, 15 साल 20 साल बाद घर लेते हैं, तो घर की हमारी बेगम कहती है कि मैं तो जो है वो पंखा भी पुराना नहीं लेके जाऊंगी, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक, आपके पंखे, आपके कर्टन, हर चीज नई चीज लगना शुरू होती है घर में, और हर चीज एक्टिव, आपकी समझ लो सारी इंडस्ट्रियां एक्टिव हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और तवज्जो नहीं, मैं समझता हूँ 20 साल का एक बिजनेस प्लान देना चाहिए, टैक्स का हो चाहे बिजनेस का हो। अभी आप समझ लें कि हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमें बिजनेस देना पड़ेगा लोगों को, छोटे छोटे कारोबार शुरू करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। नदीम साहब, आबाद को एक ऐसा दल समझा जाता है जहां तमाम बिल्डर और रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मसाइल बयान करने आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आबाद इस वक्त रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके मसाइल के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है, और दूसरा इसमें ऐड करूंगा कि वो कौन से पार्ट हैं जिनके ऊपर आबाद सहूलत दे रहा है रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों को। देखें, अगर आप आबाद की बात करें तो आबाद में हमारे जो कमेटियां हैं तकरीबन 40 to 45 कमेटियां काम कर रही होती हैं। आबाद के मेंबर्स जो भी आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको गाइडलाइन दी जाती है, उनके जो भी इश्यूज आते हैं SBCA के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, आबाद जो है पूरी तरह उनको सपोर्ट भी करता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी अगर कोई अलॉटीज के इश्यूज होते हैं, 99% अलॉटीज के हक में फैसले किए जाते हैं, ना कि बिल्डर के हक में। अलॉटीज को फैसिलिटेट किया जाता है। हर महीने में हमारी 2 से 3 कंप्लेंट के हवाले से मीटिंग होती है, जो कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व भी किया जाता है। जहाँ तक आपने फैसिलिटीज की बात की, हमारे डिपार्टमेंट से मीटिंग होती रहती हैं, इसमें कंटोनमेंट हो गया, SBCA हो गया, जो भी हमारी सिफारिशें होती हैं वक्तन हम उन्हें देते रहते हैं। अभी हमने नई उनको सिफारिशें दी हैं कि FAR बढ़ाया जाए, जो भी चीजें होती हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं, और हम समझते हैं कि अच्छी बात है, डिपार्टमेंट भी हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारी सिफारिशें भी सुनते हैं। बस हमारा जो आपके उससे मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वक्त हम बहुत ही खराब हालात से गुजर रहे हैं, मीशत बहुत हमारी खराब है। वजीर आजम को, फाइनेंस मिनिस्टर को एक्टिव होना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट बढ़ने से न सिर्फ रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक लोगों पे असर पड़ता है, बल्कि इसका असर बराह रास्त आम आवाम पर भी जाता है। प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होने के बायस मुझे अब इजाजत दीजिएगा। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। उस पे हसन कामरान भट्ट साहब मौजूद हैं और फाइनेंस देख रहे हैं सारा। अच्छा, असल सरफराज साहब, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि वो जब जैम बनाया गया तो लोगों ने वापस कर दिया, यानी इनोवेशन को हर ज़माने में डिस्करेज किया गया है। कुछ भी आप नया लेकर आए तो डिस्करेज ज़रूर होता है, लेकिन वो एक अंदर स्पार्क होता है जो चीज़ों को आगे लेके चलता है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल स्टार्टअप्स का बड़ा दौर आ रहा है, सब लोग अपने स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं।
कोई कुछ ना कुछ नया आइडिया लेकर आ रहा है। हमने आपको भी देखा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, और अगर डिस्करेजमेंट हो तो खुद को बेहतर किस तरीके से किया जाए? मरीम, अभी मैं पिछले दिनों अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज भी कर रहा था कि मैं इकरा यूनिवर्सिटी भी गया, माजो भी गया, कराची यूनिवर्सिटी में भी गया। देखिए, हमारे बच्चे जो हैं उनके पास प्लान्स तो बहुत सारे हैं और बड़े डिफरेंट, बहुत खूब, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं, बहुत खूबसूरत आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है। मगर देखें, जो सपने होते हैं ना, उनको साकार करना सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो सपने देख रहे हैं मेहनत चाहिए होती है, उसके लिए मेहनत चाहिए ना। अच्छा, आज हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया भी है, वो ये है कि हम समझते हैं कि आज सरफराज साहब या कोई भी शख्स किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो वो शायद डायरेक्ट आ गया, ऐसे ही आ गया, बिल्कुल यहाँ पे आके बैठ गया। मैं भी आपको बताता चलूँ, मैंने जो अपनी काम का आगाज़ है आज से 25 साल पहले एक मोटरसाइकिल से किया था, और मैं भी जो है वो धूप में सारा दिन घूम के रंग काला करता था अपना और घूमता था, और वहाँ से लेके आज इस कंट्री हेड तक पहुँचने में एक लंबा अरसा है। बिल्कुल। मगर अब जो जनरेशन नज़र आती है वो समझती है कि जो है हम फ़ौरन इस पोस्ट पे आ जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, देखिए, हमारी जो यूथ है ना, बहुत काबिल है कसम से। बिल्कुल ऐसे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अपनी यूथ को कि हमारी यूथ बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं आज। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक ये है कि वो चीज़ों को करना जानते हैं और करके दिखाना जानते हैं। दिखाते हैं। सही है ना, ये बहुत कम है, यकीन करें। हम जब बात करते हैं ना तो हम देखते हैं हमारी यूथ ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ें करके दिखाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन उसका क्या करें कि जब इनोवेशन पे जो है वो कफल लगाए जाते हैं, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उसमें यूथ क्या करे, उनको क्या मोटिवेशन हो कि वो लेके आगे बढ़े, वो मैं जानना चाहूंगी। मरियम, देखिए, पता है बात क्या है, आप जिस काम को भी करना चाहें और आगे बढ़ते हैं जिस काम को करने के लिए, पहले तो आप देखें कि आपके गोल्स क्या हैं, आपने उनको अचीव करना है उन सारी चीज़ों को ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्रिटिसिज्म है और सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेलीगेशन है, एक मेहनत है उसके पीछे, और बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ये जो चीज़ें भी आप लेके आ रहे हैं, उस पर प्रॉपर वर्किंग करके लाएं। प्रॉपर वर्किंग अपनी वर्किंग हमारी, मैं अभी आपसे अर्ज भी कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बच्चों से मिला, जाके कॉलेजेस में देखी, उन्होंने आइडियाज़ तो दे दिए मगर उसके पीछे उनकी वर्किंग थोड़ी सी वीक थी। बड़े मजे की बात अभी जो है वो सरफराज साहब डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा, यूनिवर्सिटी नेम वगैरह हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना स्टूडेंट्स ग्रुप का, कि उन्होंने जो है वो अपने शूज बनाए, और सॉरी शूज का उन्होंने कहा कि हम मोची का जो है वो ऑनलाइन बच्चों ने आइडिया लेके बच्चों को मतलब बच्चों ने ये आइडिया बनाया कि हम मोची का जो है वो ऑनलाइन सिस्टम लेके आएंगे, पोर्टल। लेकिन सर्विसेज की जो उनकी टारगेट मार्केट थी वो थी डिफेंस क्लिफ्टन। अब आप खुद बताएं, वहां तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो आपको अपने टारगेट मार्केट भी ना सिलेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। सरफराज साहब, इस जमाने में आप इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? इंक्यूबेशन एंड ए ग्रुप ऑफ कंपनीज भी लॉन्च कर रहा है, कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर हम लॉन्च कर रहे हैं, कनेक्ट 2.0 में हमने देखा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से, कराची यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर से बड़े स्टार्टअप्स निकल के सामने आए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम प्राइवेट इदारे की तरफ से कितना अहम साबित होगा? मरियम, देखें, बात यह है कि हम जब गवर्नमेंट की तरफ आंखें उठाते हैं ना तो हमें कुछ नज़र नहीं आता आगे तो ऐसे में अगर कनेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट इस तरीके से करता हूँ कि देखें, यही लोग जो इंक्यूबेशन सेंटर से निकलेंगे ये आगे बहुत सारे और रोज़ी के मौके पैदा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज नौजवान को जो है जो रोज़गार की ज़रूरत है, वो रास्ते ये हैं जिनसे गुजर के हमें बेहतर रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि कम से कम इस तरीके के फोरम्स मौजूद हों जहाँ पे लोग ये सारे काम कर सकें, बैठ सकें, बात कर सकें और नए आइडियाज़ भी शेयर कर सकें अपने। ऐसा कोई फोरम या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जहाँ पे यूथ जो है वो बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सके। बिल्कुल। अच्छा सरफराज साहब, माशाल्लाह आपकी जो फील्ड है वो FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यूजुअली जो BBA के स्टूडेंट्स हैं या और हम एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो लोग आना चाहते हैं FMCG की साइड पे। क्या ये इतना इजी है कि आए और 25 साल में कंट्री हेड बन गए, या और भी डाइवर्सिफाइड जगहों पे बंदा निकल सकता है? देखिए, FMCG में फील्ड्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है और
अब मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया, मैंने एक मर्चेंडाइजिंग से काम स्टार्ट किया और अच्छा। मैं दीवारों पे पोस्टर लगाता था। वाओ। और उस वक्त में जो है मैं रफ़ान मेज़ होती थी, जब मैं रफ़ान मेज़ का एम्प्लॉय था, तो मैंने दीवारों पे पोस्टर भी लगाए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं, बॉटल्स भी साफ़ किए हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं शॉप्स में जाके। मगर मेहनत बड़ी की है। मेहनत बड़ी की और शर्म नहीं की है। हमारा एक सबसे बड़ा ये देखें, काम में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ना, चाहे काम कोई भी हो। और एक हमारे यहाँ आजकल बड़ा स्टेटस को बना हुआ है कि शायद कोई सोचे जी मैं बाइक के बगैर नहीं, वो गाड़ी के बगैर नहीं जा सकता। तो अपनी चीज़ें जो है वो इस तरह रखें कि आप हर तरीके से मूव हर कर तरीके सकते से हो, आप जा हर सकते सांचे में बिल्कुल ढल ऐसे ही, सकते हो, बिल्कुल ऐसे तो ही। आपकी ज़िंदगी आसान रहती है उन सारी चीज़ों में। एफएमसीजी साइड पे अगर कोई आता है, आप यूथ को क्या एडवाइस करेंगे स्पेशली कि अपना करियर किस तरीके से वो आगे लेके जा सकते हैं इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर? देखिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, इसमें जो लोग भी आना चाहते हैं इस फील्ड्स के अंदर, ये फील्ड मेहनत मांगती है ना। एक दिन में तो कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कराची की मार्केट में लोग आपको जानते हों, बड़ी मार्ट्स आपको जानते हों। अब तो क्या कहते हैं, जितनी आपने देखा होगा कि मार्ट्स खुल रही हैं, एक ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले कस्टमर जो है वो हमारे घर की ख़वातीन जो थी या हमारी वालदा जो थी, वो एक पर्चा लिख के दे देती थी और वो जाके सब घर पे सौदा पहुंचा देता था। अब आप ट्रॉली लेते हैं और शॉपिंग खुद करते हैं, तो इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो नुकसान अभी मेरे जहन में चल रहा है, उस कि तरफ नहीं आप जो है वो आऊंगी। जब ट्रॉली लेके मूव कर रहे होते हैं बस ना, तो एक बच्चे बार चीज़ें डाल चले। रहे होते हैं अच्छा, उसमें। बच्चे नहीं, उसके अलावा सरफराज साहब, ये तो इवन हम बड़ों में भी है। अगर वैसे हमने कुछ सोचा हुआ है, मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग अब एक ब्लेसिंग है। रीजन बीइंग कि जब ऑनलाइन करते तो एक चीज ऑर्डर किया आपने और बस ठीक है। अब वो जे डॉट पे कर रहे थे या किसी और पे, खैर ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहिए, आप कहीं भी कर रहे थे वो आपने कर दिया। लेकिन वंस यू एंटर इन द शॉपिंग मॉल और यू एंटर इन द सुपरमार्केट, आप लेने गए कपड़े, फिर उसके साथ की आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, फिर आपको वो लोशन याद आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। आप कोलगेट लेने गए, उसके साथ ब्रश भी उठा लेंगे, फिर सोप भी उठा लेंगे। तो बहुत मतलब सुपरमार्केट में तो बंदा बस गया और अपना कार्ट खाली करके बाहर आता है। मरियम, दरअसल एक बड़े मज़े की बात ये, मैंने तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले ही जाके शॉपिंग करके ले आऊँ और वाइफ को भी अकेले ही भेज दूँ। मगर साथ साथ जब से ये सारी मार्केट्स डेवलप हुई हैं, बड़ी बड़ी IMT और LMTs मार्केट जो है वो इसका तस्वुर आया, तो आप ये समझ लें कि अब मेरा ख्याल है, पहले हम कहते थे कि जी किसी भी कोई, आप बात करते थे कि औरंगी टाउन में या सरजानी में जो लोग रहते हैं वो एक छोटी सी शॉप से शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब हर कस्टमर उस जगह जाता है और हर किसी की पहुंच में है वो जगह। और यही सारी वजूहत हैं जिसकी बेसिस पे ये शॉप जो है दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं या इनकी सेल्स जो है वो ग्रो कर रही ग्रो हैं, कर रही है, कि बिल्कुल वो एक ऐसे। आम आदमी को टारगेट करते हैं ना। अच्छा, फिर वो आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि ये मार्केट में अगर आप एक शॉप से लेंगे तो इसका रेट ये है और हमारे पास इसका रेट ये है, कम हो और जाता है तो साथ बस साथ कोई ऑफर्स भी हैं। ये बिल्कुल मेरे दिल की बात इन्होंने कर दी सही है। ना, तो मैं भी कोई जब ना, देखती हूँ कि इस रेट से ये, तो मैं कहती हूँ बस फौरन से परचेज कर लो। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा ऑफर्स कुछ इस तरीके की चल रही होती हैं, शायद बाय वन गेट वन फ्री या डिफरेंट ऑफर्स चल रही होती हैं, चाहे वो क्लॉथ्स हों, चाहे वो FMCG के आइटम हों या कोई और दूसरी चीज़ें हों, तो वो आपको अट्रैक्ट करती हैं सारी चीज़ें ना, और आप ना चाहते हुए भी आप वो परचेज़ करते हैं और हकीकत है कि आपका क्रेडिट कार्ड खाली हो जाता क्रेडिट है। कार्ड खाली हो जाते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि जो है इस तरीके से बिजनेसेस को फरोग मिलता है और पैसा रिवॉल्विंग में ही रहना चाहिए, रिवॉल्व होता रहना चाहिए लोगों के साथ। सरफराज साहब, बातें करने को मैं फिर कहती हूँ, मैं अपने हर शो में ये बात कहती हूँ कि बहुत सारी बहुत होती सारी हैं, चीज़ें। लेकिन वक्त की किल्लत होती है। आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया आप आपका, आपने तशरीफ इनवाइट किया। लाए। उसी के साथ अपनी देखने वाली जो ऑडियंस है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जितने भी हमारे पास फीडबैक्स आते हैं वो बड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम इस पे काम कर रही होती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, क्या हमें किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे बात करनी चाहिए, या इसी तरीके से आप अपने पसंदीदा लोगों से मिलना मिलाना पसंद करेंगे। तो अपने ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। लेट्स कनेक्ट विद A&I ग्रुप। बहुत अच्छी आपने बात की सर। क्या कहेंगे, जब कोरोना आया, और ऐसे कोरोना दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन जब कोरोना आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट कमर्शियल हब ने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बरकरार रखा और ये चलता गया। क्या वजह था कि इसको स्टॉप नहीं आया? क्या आप लोग, क्योंकि 24/7 अब वर्किंग आवर्स पेश कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं,
तो क्या आगे का वक्त आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर हाउसेस के हवाले से है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी आई टॉक्ट अबाउट अर्लियर के दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, हर चीज़ जो है वो विजर्ड हो गई है, माउस पॉइंटिंग पे आ गई है कि आप अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो आपके जो है वो फिंगर टिप्स पे है हर चीज़। आपने बहुत अच्छी बात करी, जो पेंडेमिक था उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए, लाइफ लॉसेस भी थे और लोगों इकोनॉमिकली भी जो है वो लोग बहुत नीचे आ गए थे और हमारी कंपनी को भी बहुत इम्पैक्ट इसका असर पड़ा था। लेकिन हमारे जो सीईओ हैं उनकी जो खिदमात हैं, उन्होंने कोशिश करते रहे वो, और इस तरह की कोशिश करते रहे कि वो बिल्ड करते रहें और उन लोगों के लिए कि जो कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क को स्टेबल किया जाए। बहुत खूबसूरत, सिर्फ आपने बात अपने ही लिए नहीं, अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं, वो पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं कि बहुत पाकिस्तान खूबसूरत को हम जो पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर हम बन जाएं। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मुझे याद है 3-4 साल पहले भी बात की जा रही थी, पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है। Exactly. और मुझे याद है कि उस जमाने में ही एनराई ग्रुप ने ये इंसेंटिव लिया कि हम भी इसमें कदम आगे बढ़ाएंगे, शोल्डर टू शोल्डर लेकर अपने को इसमें जो है वो एक बढ़ावा देंगे। हसीब साहब, आप क्या कहते हैं कि कनेक्ट कमर्शियल हब को कामयाबी मिली होगी? नो डाउट कि आप लोग कनेक्ट 2.0 पेश कर रहे हैं और आज यहाँ पर एक कनेक्ट समिट होने जा रही है, उसमें मैंने सुना है कि इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये क्या है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। वालिद भाई, देखें, कोई भी आईटी सेक्टर को रन करने के लिए अर्ली बर्ड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो लोग अभी पढ़ के निकल रहे हैं वो ये शायद ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये समिट करने का हमारा मकसद ये है कि आप एक्सप्लोर करें, जो आईटी से अभी अर्ली बर्ड्स हमारे निकल रहे हैं वो एक्सप्लोर करें वो उन चीज़ों को कि जो आईटी से रिलेटेड हैं और जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। आईटी समिट में हम लोगों को जो है वो मोटिवेट भी करते हैं और हम उनको ये चीज़ें बताते हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी आपने बात की। तो इंक्यूबेशन सेंटर का मेन मकसद क्या होगा जो कनेक्ट 2.0 पेश कर रहा है और उसके लिए ही कनेक्ट समिट यहाँ पर हो रही है? आईटी के वो लोग जो अभी फारिग हैं, बैठे हुए हैं और अभी पढ़ाई पूरी करके वो आगे आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और काम करें। हम उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कनेक्ट 2.0 बनाने का मकसद भी यही है कि हम कोशिश ये करें कि आईटी सेक्टर को फ़रोग़ दें और जो आईटी से रिलेटेड हैं, जो आईटी पढ़ रहे हैं, उनका भी जो है वो हम यही सोच रहे हैं कि वो भी बेरोज़गार ना रहें। और आपको पता है अभी इस छोटे से अरसे में तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं और हमारे ऐसे एसेट्स हैं जो यहाँ बैठ के डॉलर्स कमा रहे थे, हमारे डॉलर्स जो पाकिस्तान आ रहे थे वो अब दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये हमारे कनेक्ट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन लोगों को हम पाकिस्तान में ही रखें। पाकिस्तान में रहने से ये है कि उनका भी काम होता रहेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान में भी डॉलर्स आएंगे। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, तो हसीब साहब, थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी पे भी रोशनी डालते हैं। दिन आपका कैसा गुजरता है, थोड़ा बताइए। सुबह आते हैं हम और बस आपको पता है कि आईटी से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम ऐसे होते हैं, टेली सेल्स को देखना, फिर प्रॉपर्टी को देखना, फिर क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास। माशाल्लाह फुटफॉल बहुत अच्छा है, हमारे पास लोग आ रहे हैं और उनका जो हमारे पर भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का, और अब फुटफॉल आने लगा है माशाल्लाह। अब इसीलिए हमने लॉन्च भी कनेक्ट 2.0 किया है, इसी वजह से। तो विजिट्स हमारे काफ़ी अच्छे रहते हैं माशाल्लाह। आपने कहा कि बैंकों में पैसा रखने के बजाय लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। डॉलर आगे ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि देखें, आप इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएंगे अगर आप पैसा रोक के रखेंगे अपने पास। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेट्स कनेक्ट आपको ये बता रहा है, अवेयरनेस दे रहा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ROI से मुतालिक कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह के होने चाहिए, आपको जो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि देखें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको भी पता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न अच्छा चाहिए। आपको अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा तो आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे, वहाँ से पैसे उठा लेंगे। कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, देखें पहले। अब हम आपको ROI बताएंगे, इसके इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स बताएंगे। आपके पैसे रखे रहने से वो डबल तो नहीं होंगे आपके, लेकिन जब आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, आज से कुछ साल बाद प्रॉपर्टी से भी वैल्यू आपके प्रॉपर्टी की भी ऊपर जाएगी और आपको जो रिटर्न है इस पे इन्वेस्टमेंट पे वो भी मिलता रहेगा।
तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए इंशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत बात की सर। हसीब साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये छोटा सा Likewise. सेशन करना। इंशाल्लाह दोबारा से आपको मदू करेंगे तो आपने ज़रूर तशरीफ लाना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे आपकी फील्ड में। आपको जानने से, आपको पहचानने से हमें बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ आया। खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म में प्यारे प्यारे दोस्तों को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और साथ में आपको भी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। अपने होस्ट गालिब कमाल को अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद।